इसे कहते हैं ना छप्पर फाड़ के धन मिलेगा, वो वाला योग इनका बन रहा था। लेकिन जुपिटर जब मिथुन में जाएगा तब बनेगा। सूर्य उच्च का इसलिए होता है क्योंकि पहला नक्षत्र केतु का है, और केतु आत्मबोध देता है, जो अपने को जाने, इसलिए सूर्य वहां उच्च के हैं। चंद्रमा या मन के कारक हैं, तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हैं, 34.6 हाउस में आए हैं, और 12वें घर में 34 पॉइंट आए हैं। इन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है इस साल, कोई एक्सीडेंट या कोई बीमारी की वजह से, और कोर्ट कचहरी, रोग, रिपु, ऋण, ये इनको तंग करेंगे। बीमार कोई भी हो, बिल ये भरेंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, साल 2025 की प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, लेकिन ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि हम राशियों को उनके नक्षत्रों से समझेंगे और नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पर, और उससे आपका साल 2025 कितना बढ़िया जाएगा या स्ट्रगल होगा, ये सब बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में। साथ ही ये पहला पार्ट है, हमने पहले 6 राशियों की बात की है। उन 6 राशियों में से 2 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बम्पर सुपर हिट रहने वाला है ये साल। बाकी 6 राशियों की बात दूसरे पॉडकास्ट में हुई है जो इसके बाद आएगा। तो पहले इन 6 राशियों का हाल जान लेते हैं। मेरे साथ बहुत ही एक्सपर्ट जो कि बहुत डीप एनालिसिस देते हैं इन राशियों के बारे में, वो जुड़ रहे हैं। आचार्य अनिल वत्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। धन्यवाद इला जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। आपके समस्त दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी गुरुजी, बुलाना ही था। अगर एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल पक्के तरीके से जानना है, सही इंसाइटफुल तरीके से जानना है, तो मुझे लगता है वो आप ही हैं जो बता सकते हैं। बहुत से हैं लोग, मैं भी हूँ एक। गुरुजी, आज हम 2025 के बारे में बात करेंगे। जी। तो 2 तरीके हैं, एक तो जनवरी से जो इंग्लिश कैलेंडर से साल शुरू हो रहा है, एक वो तरीका है। एक 30 मार्च से जो साल शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष, वो तरीका है। तो कैसे हम 2025 के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं? हमें जनवरी की पहली तारीख से ही चलना है, क्योंकि ये 3 महीने भी तो रहेंगे ना जी। इनको हम नहीं भूल सकते, और आगे कंटिन्यू रहेंगे हमारे ग्रहों की चाल। तो जब 30 तारीख आएगी तो हम उस वक्त बोलेंगे कि अगर हिंदू कैलेंडर से हम चलें तो वस्तुतः कि उधर सर्दियां ख़त्म हो जाएं और पतझड़ भी ख़त्म हो जाए, पेड़ों को भी नया जीवन मिले, उनके पुराने वस्त्र उतर जाएं, नए वस्त्र, नई कोपले फूटे, नई बौर लगे, प्रकृति भी प्रसन्न हो, चिड़ियाँ भी चहचहाने लगें, वातावरण भी सुगंधित हो, बसंत ऋतु हो। वास्तव में देखा जाए तो वो जो 30 मार्च है वो पृथ्वी का भी हैप्पी बर्थडे है। उस दिन पृथ्वी का भी जन्म हुआ। तो वो एक जो समय है उसमें हम कहेंगे कि संवत्सर भी बदल जाता है, सिद्धार्थी संवत्सर हो जाता है, और उस वक्त के राजा सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं, वो हम बातें तब कर लेंगे, लेकिन ये प्रवाह भी चलता रहेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो गुरुजी, क्या 2025 में कुछ परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि 2025 एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, और कई न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं मंगल का साल है, तो आखिरी नंबर है, सब कुछ बदलने वाला है। आपकी कैलकुलेशन क्या है? ये एक बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सत्य है, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, और प्रकृति चुनती है कि अब किसको आना है। शरीर बदलते जाते हैं और नए व्यक्तित्व आते हैं, नए संस्कार। भारतवर्ष जो है वो जाना जाता है अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता के कारण। भारत अगर विश्व गुरु रहा तो वो अपनी चेतन प्रक्रिया के कारण रहा, वो अहिंसा परमो धर्म के कारण रहा, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के दृष्टिकोण से रहा। वो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भावना से ये शुरू होता है। और जहां तक लोग कहते हैं कि इस वर्ष, तो वर्ष जो है वो तो सूर्य का है,
क्योंकि हमारा संवत्सर जो है, भारतीय संवत्सर ही ओरिजिनल है। क्योंकि अभी का वातावरण आज देख लीजिए, कितनी ठंड है, कई लोग ठंड से विदा हो जाएंगे, सुनामी आ रही है, पर उस वक्त प्रकृति प्रसन्न होती है, मेहरबान होती है। इसलिए वो समय जो है वो बहुत विशिष्ट है, गणना उससे होनी चाहिए। जी। मंगल की जहां तक बात है, अगर हम अभी से आज की बात करें तो नव वर्ष को अगर हम ले लें, तो मेरे पास मैंने कुछ देखा है, समझा है कि मीन लगन के अंदर ये नव वर्ष शुरू होगा। अच्छा, मीन लग्न के अंदर। अब उस दिन क्या होगा कि 30, ये मीन लगन बनता है आपका जब 30 तारीख आएगी, जब 30 मार्च की बात होगी, जब हमारा संवत्सर शुरू होगा, और सिद्धार्थी नामक जो संवत्सर है, संवत 2082 है उसके अंदर, जिसके राजा सूर्य हैं, जिसके मंत्री भी सूर्य हैं। उस दिन प्रतिपदा तिथि है, रविवार का दिन है, रविवार प्रतिपदा तिथि। अब प्रतिपदा तिथि के आचार्य अग्निदेव हैं। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रतन धातमम। तो आचार्य जो प्रतिपदा के हैं वो अग्निदेव हैं। रेवती नक्षत्र है, ऐन्द्र योग है, भवकरण के अंदर ये नव वर्ष, हमारा नव वर्ष जो 30 तारीख का वो शुरू हो रहा है। और अगर हम आंगल नव वर्ष की बात करें तो उसकी गणना थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। फर्क क्या होगा कि उसके अंदर हमें देखना होगा कि क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं, ग्रहों के, नक्षत्रों के प्रभाव क्या होने वाले हैं। अब जैसे उसमें हम देखते हैं कि शनि और शुक्र एक साथ है, एक तो ये प्रभाव है। मंगल की जो स्थिति हम देख पा रहे हैं वो नीच का है। बेशक वो मंगल की बात हम करें, लेकिन मंगल बहुत वीक है। मित्र के घर में, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है ना, उनका चंद्रमा नीच का है पर मंगल उनका श्रेष्ठ है। तो यहाँ की स्थिति क्या है कि मंगल नीच का है। गुरु वृषभ राशि में, गुरु का परिवर्तन एक तो आएगा, एक शनि का परिवर्तन आएगा। शनि 2.5 वर्ष के बाद एक राशि बदलते हैं, तो एक वो परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेगा। मीन पर आ रहे हैं अब हमारे हैं इसके अंतर्गत के, पहले हम नववर्ष को लेके शुरू कर लेते हैं। तो उसके अंदर अगर हम ये बात करें कि मेष राशि की बात करें कि ये मेष राशि का प्रभाव कैसा रहेगा हमारे ऊपर, तो इसमें कुछ गणनाएं मैंने और भी की हैं, और उन गणनाओं को अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। जैसे अगर हम चलते हैं, 1 तारीख से चलते हैं, आंगल कैलेंडर को ही ले लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होने वाला है कि मेष राशि में क्या होगा, गुरु द्वितीय भाव में है। अब जब मेष लगन बनता है तो गुरु एक तो नवमेष होता है और एक द्वादशेष होता है। नवम भाव धर्म का है, नवम भाव जो है वो अध्यात्म का है, और नवम भाव की खूबी है कि आपका अगला जन्म क्या होगा, ये भी वो भी नवम भाव है। योर नेक्स्ट बर्थ क्या होगा। पंचम भाव जो है पिछला जन्म, जो पिछला जन्म आप भोग आए हैं, आपका जो लास्ट बर्थ था वो तो पंचम है, लेकिन अगला क्या होगा वो नवम है। पिता का घर भी शायद है नवम। हाँ, पालते हैं, प्रकृति भी पालती है, तो नवम को उनसे भी जोड़ते हैं। और जो लगन है वो आप अभी ये जन्म क्या हुआ, तो ये तो कहानी ये हुई। अब हम देखते हैं मेष लगन है, मेष राशि की अगर हम बात करें तो उसमें 3 नक्षत्र हैं। मेष एक राशि है, ऐसा समझें कि जब हम मेष राशि की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 विला हैं। एक विला है अश्वनी, एक विला है भरणी, एक विला है कृतिका। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये साल संक्षेप में कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि का लग्नेश चतुर्थ भाव में है, ये अपना घर बनाना चाहते हैं, उसमें अड़चन आएगी, उसमें थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा संघर्ष रहेगा, उसका ये ध्यान रखें। द्वितीय भाव में जुपिटर है, काउंसलर बहुत अच्छे होंगे, मोटिवेटर बहुत अच्छे होंगे, स्पीच इनकी ज़बरदस्त होगी, टीचर होंगे, ये बहुत अच्छे कंट्रोल करने वाले, कमांड करने वाले आचार्य हो सकते हैं। ये किनकी खूबी देखी गई। अच्छा, केतु और राहु 6ठे और 12वें हैं। कोर्ट कचहरी से सावधान रहना चाहिए, रोग रिपु ऋण से होशियार रहना चाहिए। पत्नी के साथ तो बिल्कुल लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेष राशि वालों का द्वितीयेश और सप्तमें शुक्र होता है, यम जिसके आचार्य हैं। पत्नी से पीड़ा मिलती है। अगर पत्नी का किया तिरस्कार और पत्नी का किया अनादर तो ये कष्ट आते हैं, कोर्ट कचहरियां भी होती हैं।
और राहु केतु अचानक होने वाले और पूर्व जन्मों के कर्मों को सामने लाते हैं, क्योंकि हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं, पीछे चलता है। आगे नहीं चलते। ये पिछले कर्मों को, कल तुमने क्या कहा था, परसों क्या कहा था, तुमने अपमान किया था, तुमने मेरी बेइज्जती की थी, वो लाएंगे सामने। अच्छा गुरुजी, चंद्र राशि है ना? राशि हमेशा चंद्र होती है, कभी भी सूर्य की राशि नहीं, क्योंकि आत्मज्ञ तो हम है नहीं, हम तो मन के कारक हैं, मन के विचारों से चलते हैं, इसलिए चंद्रमा से ही देखना चाहिए। फिर हम एक चीज और देखते हैं, इनके नवम भाव में सूर्य है, सूर्य पंचमेश होकर नवम भाव में है, भावात भावम। तो ये पंचमेश जब नवम भाव में जाता है तो इसका अर्थ ये है संतान के दृष्टिकोण से शुभ है, संतान की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रहेंगे, धर्म अध्यात्म यज्ञ पिता के मान सम्मान ये चीजें सृज जाएंगी। शुक्र शनि 11वें भाव में आए हैं, मेष राशि वालों के लिए शनि जॉब करवाता है, मेहनत करवाता है, दशम भाव का आचार्य शनि है और 11वां भाव प्राप्ति का, शुक्र भी वही है। इसका अर्थ यह है कि पत्नी के साथ बिहेवियर अगर अच्छा रहेगा, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन इज हैविंग ए मेलेफिक एस्पेक्ट ऑफ ए मार्स। 8th एस्पेक्ट ऑफ मार्स डिस्ट्रॉयर होता है, वो नष्ट करता है। 8वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि जहां होगी वहां विनाश होगा, वहां विवाद होगा, मतभेद होगा, कलह होगी, कलेश होंगे, एक्सीडेंट होंगे, ऑपरेशन होंगे, चोट लगेगी। तो मंगल कहता है भाई ठीक ठीक गाड़ी चला लेना, ज्यादा झगड़ों में मत पड़ना। ये मेष राशि का लगभग आप समझ लीजिए कि ये प्रभाव हम देख पाते हैं। और चूंकि इसमें अश्विनी नक्षत्र है, वो वैद्य, इसमें डॉक्टर आते हैं, इसमें वैद्य आते हैं, सर्जन आते हैं, स्पोर्ट्स के आचार्य आते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। पर सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल नीच का है, इन्हें परिश्रम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पुलिस में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, पर परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, भरणी नक्षत्र शुक्र का है। शुक्र ये कहता है कि भाई देखो मैं तुम्हें सारे सुख दे दूंगा, परंतु स्त्री का अपमान नहीं करना, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो। अगर अश्विनी मेष राशि वाले स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो ये बहुत राइज करेंगे, अपमान करेंगे दुख भी उतना ही पाएंगे। फिर एक कृतिका नक्षत्र है जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य कहता है अपने को भी जानो यार, बहुत बाहर घूम लिए, इंद्रियां तो बाहर के विषयों में ही आसक्त होती हैं। सूर्य कहता है थोड़ा भीतर भी तो आओ ना, थोड़ा अपने को भी तो जानो, तुम्हारी यात्रा क्या है। तो ये संभावना लिए हुए मेष राशि है। तो इसके लिए ये वर्ष मैंने टोटल आपको इनके चरित्र बताए, पर इतना कह सकता हूं कि गुरु चेंज होगा जब मिथुन में जाएगा, तो इनके लिए पत्नी के संबंध महत्वपूर्ण हो जाएंगे, वो जो डिस्टेंस डिफरेंसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, भाग्य चमकने लगेगा, यज्ञ के कार्य होने लगेंगे, लोगों में इनकी पर्सनैलिटी बहुत तेजी से आएगी, प्रमोशन की योग बनेंगे, क्योंकि देन जुपिटर विल एस्पेक्ट द 11th हाउस, द हाउस ऑफ गेन्स। गुरु की दृष्टि शुभता देती है। और अगर देश विदेश की यात्राएं करना चाहें या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो तो इनके प्रमोशन भी हो। गुरुजी, एक थोड़ा सा मेरा डाउट था, जो हम चंद्र राशि से देख रहे हैं, मतलब कुंडली में आपका चंद्रमा जिस राशि पे है वो तो आपकी राशि हो गई। हाँ। दूसरा कि जो आपने 3 नक्षत्र बताए, 3 नक्षत्रों के साथ एक राशि आ जाती है, तो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि अगर मेष राशि है तो कौन सा नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं, तो उनके लिए क्या भविष्य फल होगा, ऐसा? मैंने वही बताया कि इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा इन 3 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में है। अश्विनी भरणी कृतिका में अगर है तो आपकी मेष राशि है, अश्विनी में है तो भी मेष, भरणी में है तो भी मेष, कृतिका के प्रथम चरण में एक्चुअली 30 डिग्री का टोटल ड्यूरेशन है, उसमें 13.20 का एक नक्षत्र है, 13.20 का दूसरा नक्षत्र है और अंतिम नक्षत्र 3 अंश और 20, तो ये कुल मिला के 30 हो जाता है। 13-20 जो हो जाएगा ये 26-40 हो जाएगा, फिर 3-20 होगा तो टोटल 30 डिग्री हो जाएंगी। तो जब हम कहते हैं मेष राशि तो उसमें ये जरूर देखें आपका नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र क्यों, ऐसा क्यों देखें, क्योंकि आपके अनंत जन्मों के जो कर्म हैं वो नक्षत्रों के पास होते हैं। नक्षत्र जो हैं वो बैंक के आपके लॉकर्स हैं, आपके कर्मों के लॉकर्स हैं। जब चंद्रमा उधर से गुजरता है तो अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी लॉकर को खोलने की ताकत इस चंद्रमा में है। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लॉकर आपका एक्टिवेट हो गया है। भरणी और कृतिका भी एक्टिवेट नहीं हुए हैं, पर हैं वो भी तुम्हारे। वो एक्टिवेट तब होंगे जब चंद्रमा भरणी में जाएगा तो वो खुल जाएगा, कृतिका में जाएगा तो वो कर्म खुलेंगे।
तो इस तरीके से ये कर्म के फल पिछले जन्मों के हमारे सामने एक्टिवेट होते रहते हैं। अगली राशि पे चलते हैं गुरुजी, वृष राशि। बहुत सुंदर। अब वृषभ राशि के अंदर हम बात करें तो इसके टोटल राशि के आचार्य तो शुक्र हैं। जैसे हमने मेष राशि की बात करी, अब मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है। 3 राशियां फायरी हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये एग्रेसिव है, इन्हें गुस्सा जल्दी आता है क्योंकि ये एलिमेंट अग्नि है। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर चलता है और सूर्य से मिलना चाहता है। अभी जो भरणी नक्षत्र है ये पृथ्वी तत्व है। ऐसी 2, 6, 10 वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व है। ये भूमि से, इनका लगाव भूमि से है। ये खाने पीने के शौकीन है, ये सौंदर्य के उपासक है क्योंकि इनके आचार्य शुक्राचार्य है। इस पूरे राशियों के जो स्वामी हैं वो शुक्राचार्य हैं। लेकिन पहले जो 3 चरण मिलते हैं वृषभ राशि को, वो मिलते हैं कृतिका के 3। तो पहले इन पे सूर्य का प्रभाव आता है। तो सूर्य जैसे तेजस्वी, सूर्य जैसे आत्मज्ञ, सूर्य जैसे सत्य बोलने वाले, सूर्य जैसे तपस्वी, सूर्य जैसे मेहनत करने वाले, ये तपाते हैं अपने शरीर को। तो योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, देह यष्टि अच्छी बनाएंगे और पिता का सम्मान करेंगे, राजा का भी सम्मान करेंगे। और शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है, क्योंकि सूर्य है कृतिका नक्षत्र जो है, लेकिन यहाँ पर ये जो सूर्य है ये पृथ्वी तत्व के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो कृतिका नक्षत्र का 3 चरण है यहाँ। फिर अगला आता है रोहिणी, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी भी चंद्रमा है। अब रोहिणी जो चंद्रमा मनसो जाता, तो यहां चंद्रमा उच्च का हो जाता है। जैसे मेष राशि में 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है। सूर्य उच्च का इसलिए होता है क्योंकि पहला नक्षत्र केतु का है और केतु आत्मबोध देता है, जो अपने को जाने, इसलिए सूर्य वहां उच्च के हैं। चंद्रमा या मन के कारक हैं, तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हैं और चंद्रमा मन के कारक है। भगवान कृष्ण का भी जन्म इसी रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। तो यहां सौंदर्य बोध है क्योंकि चंद्रमा एक तो शुक्र लॉर्ड है ही है। जो शुक्र की क्वालिटी है वो तो इन्हें मिलेंगी। संगीत है, पेंटिंग है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, गायन है, डांसिंग है, पेंटिंग है, डिजाइनिंग है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, पर्यावरण है, प्रकृति है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गायन है, बजाना है, नृत्य, ये सब इनके पास है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र के अंदर उसके आचार्य यमराज है। वो कहते हैं नियम में रहना, यम नियम का पालन करोगे तो बना दूंगा भगवान। यम और नियम, सूर्य पुत्र यमराज के यही 10 विशिष्ट आशीर्वाद हैं। 5 यम होते हैं। वो कहते हैं सत्य बोलना पहला यम, अहिंसा में रहना दूसरा यम, अचौर चोरी नहीं करना, अप्रमाद, घमंड मत करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 यम का जो पालन करता है उस पे यमराज आशीर्वाद, वो धर्मराज बन जाते हैं। तब यमराज इमीडिएटली कन्वर्ट धर्मराज। अब ये तो हुआ भरणी, फिर हुआ अश्वनी कृतिका। कृतिका के बाद हमने देखा रोहिणी और रोहिणी के बाद मृगशिरा, ये तीसरा नक्षत्र, ये मंगल का है। तो 3 स्टेप थे कृतिका के, 4 स्टेप थे रोहिणी के, 4 और 3 7 और 2 स्टेप जो है वो मृगशिरा, ये मंगल है। अब देखिए उधर तो हमें सूर्य मिले राजा, वृषभ राशि का जरा भाग्य देखिए, उसमें राजा के 2 चरण आ गए, राजा के 3 चरण आए और रोहिणी के 4 चरण आए, यानी सूर्य चंद्र और 2 आ गए मृगशिरा आ गए, यानी सूर्य राजा, चंद्रमा रानी और मंगल सेनापति। कॉम्बिनेशन पूरा, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। नवग्रहों में इस वृषभ राशि को परमात्मा ने बड़ा, इसलिए भगवान कृष्ण जब 16 कला की बात करेंगे तो वृषभ राशि में आते हैं। तो ये वृषभ राशि का ऐश्वर्य भी है और वहाँ उन्हें मंगल मिलेंगे जो उन्हें तर्कवादी बनाएंगे, लॉजिकली बात करना सिखाएंगे, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने वाले बनाएंगे, पुलिस में, मिलिट्री में कमांड करेंगे, नेतृत्व करेंगे। उनकी आवाज़ में गांभीर्य होगा क्योंकि पहला सूर्य का, सूर्य अंतर्मुखी गांभीर्य देगा, चंद्रमा बहिर्मुखी, वो बहुत अच्छी से व्याख्या करेंगे। देखिए अनुभूति करना आसान है लेकिन अभिव्यक्ति कब हो पाई है लोगों की अच्छी। कुमार विश्वास हर जगह थोड़ी मिलते हैं, राहत इंदौरी हर जगह थोड़ी मिलते हैं। तो ये खूबियां तब मिलती हैं यदि सूर्य भीतर का श्रेष्ठ हो, उसकी अभिव्यक्ति चंद्रमा से हो, और फिर मंगल है वो लॉजिक, तर्कयुक्त भाषा करेगा।
आइए वृषभ राशि को देख लेते हैं, उनके लिए ये साल कैसा है। गुरु लगन में है, तो गुरु लगन का अर्थ ये है कि वृषभ लगन के लिए जो गुरु हैं वो अष्टमेश होते हैं और एकादशेष होते हैं। एकादशेष 11वां घर प्राप्ति का है, तो एकादशेष लगन में है तो इन्हें धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन गुरु जो है वो रोग भी देता है। इन्हें लीवर फैटी नहीं होना चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पाइन के रोग और कूल्हे के पीछे कमर के नीचे के रोग वो तंग कर सकते हैं, उसका इन्हें ध्यान देना है। मंगल इनका तृतीय भाव में है और वो नीच का है। मंगल इनका सप्तमेश भी है, व्ययेश भी है। अब ये जब तीसरे भाव में जाता है तो एक राजयोग बनता है। पराशर ऋषि कहते हैं इफ द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस गोज टू द 3rd हाउस, तो ये एक विपरीत राजयोग कमाल का बनता है। इसका अर्थ यह है कि प्रॉपर्टी में अगर रुपया लगाएंगे थोड़े संघर्ष के बाद इनको लाभ होगा। इनका केतु राहु को देखूं तो वो पंचम और 11वें में चल रहे हैं वृषभ राशि के। इनको बचना चाहिए अचानक, जैसे होता है ना सट्टे में लगा दें, शेयर मार्केट में लगा दें, कहीं गैम्बलिंग में लगा दें, उससे बचेंगे। और चूंकि पंचम में राहु केतु का प्रभाव है, बच्चे विदेश जा सकते हैं, बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, कंप्यूटर की लाइन में और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कमाल का ये योग बन रहा है। अच्छा, बुध सप्तम भाव में, द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस एंड द 5th हाउस गोज टू द 7th हाउस। तो बुध का 7th हाउस में होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि पत्नी के साथ संबंध अनुकूल रखें, क्योंकि सप्तमेश नीच का है और द्वितीय भाव जो होता है वो मार्केश भी होता है। तो द्वितीय इनका सप्तम भाव में, उसमें गुरु का एस्पेक्ट है तो ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। उधर सूर्य को देखें, चतुर्थेश जो है वो अष्टम भाव में आ गया, चतुर्थ का पंचम है वो, तो जो चौथा घर सुखों का है, सुख की प्राप्ति के लिए ये सतत प्रयत्न करते रहेंगे, इन्हें मिलता भी रहेगा। पर सूर्य जब अष्टम में जाता है तो खोज और रिसर्च के अंदर फायदा देता है। और हम देखें शनि शुक्र इनके 10वें भाव में आए, एक राजयोग बन गया है। राजयोग क्या बना है? लग्नेश और भाग्येश, बोथ आर इन द 10th हाउस। 10वां भाव कर्म का है। वृषभ राशि के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से। जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगी, एस्ट्रोलॉजर हैं तो नेम फेम मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन, शनि भूमि का गर्भ है, तो भूमि के नीचे की चीजें, खानों की चीजें, रत्नों की चीजें, जितने भी आपके प्राकृतिक प्रसाधनों की बात करें, एग्रीकल्चर की लैंड की बात करें, जेमोलॉजी की बात करें, तो शनि उसके आचार्य हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ये आचार्य हैं, शुक्र साथ में है। तो दिस कॉम्बिनेशन विल गिव नेम एंड फेम एंड प्लेंटी ऑफ मनी। तो ये अपने रिलेशन अच्छे रखें, ऑफिस में संबंध अच्छे रखें, बॉस के साथ संबंध अनुकूल रखें, और इनके रहेंगे भी। तो ये कॉम्बिनेशन इनके बहुत अच्छे होने वाले हैं। और इनकम का लॉर्ड लगन में है, तो भाई इन्हें धन की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, कोर्ट कचहरी से बचे, क्योंकि अष्टक वर्ग में 37 पॉइंट इनके 6 हाउस में आए हैं। मेष राशि वालों के लिए भी यहाँ एक संकेत देना चाहता हूँ, 34.6 हाउस में आए हैं और 12वें घर में 34 पॉइंट आए हैं। इन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है इस साल, कोई एक्सीडेंट या कोई बीमारी की वजह से। और कोर्ट कचहरी, रोग, रिपु, ऋण, ये इनको तंग करेंगे। बीमार कोई भी हो, बिल ये भरेंगे। और अगर वृषभ राशि की बात कहूँ, हेल्थ तो इनकी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ मेष राशि की भी अच्छी है, लेकिन इनकी कोर्ट कचहरियां, उससे इनको बचना चाहिए। 29 पॉइंट अष्टम भाव में आए हैं। अचानक कोई समस्या, अचानक कोई कष्ट फाइनेंशियल से रिलेटेड हो सकती है, उसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन सुपर डुपर है, अगर ये विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यहाँ एआई सेक्शन में आना चाहते हैं, मल्टीमीडिया की लाइन में आना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। धन बहुत कमाएंगे, पर बैंक में रुपया नहीं जुड़ेगा इनके, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो इसके लिए इनके लिए ये उचित रहेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वृषभ राशि वाले अगर भगवान शिव का आराधन करें, रुद्राभिषेक करते रहें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उसमें भी अर्गला, दिव्याक्वचम, अर्गला और कीलकम का पाठ करेंगे, तो इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद आएगा, संतान के ऊपर, परिवार के ऊपर। ऐसे ही मेष राशि वालों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो सूर्य भगवान को जल दें एक, और रामायण का पाठ करना शुरू कर दें, रोज 2 अध्याय रामायण के पढ़ें, एक कटोरी में जल लें, उसमें एक लौंग, एक इलायची डाल दें, रामायण का पाठ करके फूंक मार दें, वो रामायण का पूरा सार उसमें उतर जाएगा, और उसको जल को पिएं,
परिवार को दें, राम जैसा ऐश्वर्य आएगा, हनुमान जी जैसे भक्त आएंगे और पूरा परिवार राम जी के चारों भाई जैसे एक साथ रहते थे, परिवार एकजुट होकर रहेगा। ये रामायण के पाठ का महात्म्य है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि ये समय बहुत अच्छा है और अनुकूल है। इट इज वेरी नाइस। अगली राशि मिथुन है जी, ठीक है ना। मिथुन राशि के अंदर मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु 3 नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा का स्वामी मंगल हो गया, आर्द्रा का स्वामी राहु हो गया और पुनर्वसु का स्वामी गुरु हो गया। यानी इसकी खूबी ये हुई कि मंगल एकदम उत्तेजित हो जाना। मिथुन राशि वाले तर्क वितर्क की बातें करेंगे, बड़े बुद्धिमान होते हैं क्योंकि इनका स्वामी बुध है। तो ये लॉजिकली अच्छी बातें करेंगे, काउंसलर अच्छे होते हैं, व्यंग अच्छे कसते हैं। अगर कोई बात होगी तो उसी हिसाब से इनका व्यंग आता है, लेकिन ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, मुंह पे ही बोल देंगे ये तुम्हारी चीज़ गलत है, ये हमें पसंद नहीं है। ये इनका स्वभाव होता है। लेकिन कुल मिला के ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं, यारों के यार होते हैं, ये इनकी खूबी होती है। अगर इनके लिए देखें ये साल कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, मंगल नीच का 2nd हाउस में आया है। इनका मंगल ठीक नहीं होता क्योंकि 6ठे और 11वें का मालिक है। ये रोग रिपु ऋण का है। अब 2nd हाउस में आएगी, ध्यान रखें सर में दर्द ना हो, सर्वाइकल के कष्ट ना हो। बचपन में अगर सिर में चोट लगी है तो अब ठंड में ध्यान रखना चाहिए, इन्हें पेन वेन ना हो, तो उसका ये विशेष ध्यान रखें। राहु और केतु इनके 4th और 10th में आए हैं। ऑफिस के कार्यों में थोड़ी अड़चन, थोड़ी ट्रांसफर, थोड़ा बदलने के योग ये दिखाई देते हैं। इनका जो लग्नेश है वो 6ठे घर पे गया है। इसका अर्थ ये है कि थोड़ा मेंटली ना ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनली बहुत जुड़ते हैं दूसरे के साथ, दिल से जुड़ते हैं। अब दूसरा जब प्रॉपर जवाब ना देते उन्हें तकलीफ होती है, वही इनके पेन का कारण बनता है। शनि शुक्र इनके 9वें भाव में आए हैं तो भाग्य इनका साथ देने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में लाभ होने वाला है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों की बहुत चिंता होती है। बच्चे हालांकि इनके साथ रफ टफ बोल जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए ईमानदार होते हैं। तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। और गुरु 12वें हैं, धर्म अर्थ के कार्यों में, विवाह इत्यादि के कार्यों में इनसे कुछ शुभ काम होने वाला है। कहीं से दीक्षा भी लेंगे और हो सकता है अभी कुंभ का मेला आ रहा है तो वहाँ भी जाके स्नान करें और गुरुओं से आशीर्वाद लें। प्रॉपर्टी के रूप में फ़ायदा है। जॉब के अंदर इनका परिवर्तन का योग दिखाई देता है और कोई विवाह का या कोई मांगलिक कार्य, या हो सकता है घर में कोई बेबी, कोई बच्चा फैमिली वे में हो तो कोई बेबी भी घर में आ सकता है। तो इस प्रकार के योग भी दिखाई देते हैं। कुल मिला के इनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियां इस साल होने वाली नहीं है। बैंकों में रुपया कम जमा होगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से असाधारण योग, खूब पढ़े लिखे और आगे इनकी हाइट्स बहुत अच्छी जाने वाली है। जहाँ तक हम बात करें, मेहनत बहुत करते हैं, प्राप्ति उससे कम होती है, लेकिन इसके बावजूद ये वेरी लकी रहेंगे। ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा योग, थोड़ा प्राणायाम, इसका ध्यान रखें। और आने वाला ये जो साल है इसमें मई जून के अंदर कुछ चेंज दिखाई देता है। सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर फाइनेंशियली इन्हें लाभ होने वाला है। और एक इन्हें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी बड़ों की इधर उधर वो इनको मिल जाए या इनके नाम हो जाए। ये एक अचानक इन्हें फायदा दिखाई देता है। अगली राशि कर्क ले लें। कैंसर। कर्क राशि की हम बात करें तो पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये 3 नक्षत्र इसमें आते हैं। पुनर्वसु के आचार्य गुरु हैं, तो ज्ञान है, लॉजिक है, स्वाभिमान है, ये इनकी खूबियां हैं। और पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, थोड़े गहराई में ईमानदारी से जुड़े हुए होते हैं। और आश्लेषा का स्वामी बुध है। तो ऐसे लोग थोड़े से ना तुनक मिजाज होते हैं, जैसे तूने ऐसी बात क्यों सोची मेरे लिए, अब ये थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे, रूठ जाएंगे और कहेंगे मुझे मनाओ। इनके लिए ये है। उसकी एक वजह ये भी है कि इनका जो नक्षत्र आश्लेषा ये गणमूल का भी है। अच्छा। इसलिए थोड़ा इन्हें हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना है। और अगर इनके बारे में कहें तो लगन में ही मंगल है। इनका मंगल राजयोग कारक है, हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस एंड द 9th हाउस। राजयोग का मतलब ये है कि अचानक कुछ सफलता इन्हें मिलेगी। चंद्रमा मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है तो प्रमोशन हो सकती है, नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, राहु केतु का एक्सिस 3rd और 9th हाउस में आया है। इसका मतलब ये पार्टनरशिप ना करें, उसमें उससे नुकसान हो सकता है पार्टनर से, तो ये उससे थोड़ा दूर रहें पार्टनरशिप से। मरकरी इनका 5th हाउस में आया है तो इसके लिए एक राजयोग, इनके लिए इसे कहते हैं ना छप्पर फाड़ के धन मिलेगा, वो वाला योग इनका बन रहा था। लेकिन जुपिटर जब मिथुन में जाएगा तब बनेगा। कब है ये 2-3 महीने के बाद बनेगा। तो मार्च के बाद इन्हें अचानक कुछ धन प्राप्ति के ऐसे योग होंगे जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। तो कैंसर के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत जबरदस्त
असाधारण योग, व्हेन जुपिटर विल एंटर इनटू मिथुन राशि, तब बनेगा ये योग। तो ये एक इनके लिए असाधारण भविष्यवाणी है। शुक्र शनि का योग इनके अष्टम भाव में आया है। पत्नी के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं रहते, छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाना, और कुछ जैसे कहते हैं ना, मैंने कुछ कहा आपने कुछ ले लिया, और उसका अर्थ ये निकला कि हम थोड़े से नाखुश। तो ये इनको ध्यान रखना है। इनके अंदर थोड़ा सा ही होता है, हम रॉयल हैं, हम बड़े उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, और अगर पत्नी की तरफ से वैसा भाव ना आए तो थोड़े से उदास भी हो जाते और हैं। अगर किसी फीमेल की राशि हो, कैंसर? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। तो उसे लगता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत महान हूँ, और मेरा पति मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है, ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो ये स्थितियां इसलिए बन जाती हैं। लेकिन शुक्र शनि अष्टम भाव में दीर्घायु देता है, लॉन्गेविटी बहुत बढ़िया बनाता है। अच्छा, राहु चूंकि नवम भाव में तीर्थ स्थल में ही लेके जाएगा इनको, प्रयागराज में स्नान कराने वाला है, और गुरु इनका 11वें भाव में। इसका मतलब ये इनका बड़ा भाई नहीं होगा, और अगर होगा तो घर से दूर रहेगा, या इनकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी आएगी। अच्छा, इनके लिए कुछ भविष्यवाणियां कर रहा हूँ। ये कोर्ट कचहरी से बचें, और इनको क्या चाहिए कि अगर कोर्ट जाएं या कचहरी जाएं, एक ही बात है ये, तो वहाँ कुछ गरीबों को दान दे दें, या वहाँ कुछ चाय कॉफ़ी पिएं और कुछ एक्स्ट्रा दे दें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये किसी को रुपया दे देंगे तो वो रुपया वापस नहीं मिलेगा, इन्हें ध्यान रखना है इस साल। अच्छा, चेक पे साइन करके ना दे दें, यूं ही कोई प्रॉपर्टी साइन ना कर दें बिना चेक किए हुए, नहीं तो वहाँ से इन्हें परेशानी हो जाएगी, और हो सकता है वो इन्हें धोखा दे दे। तो इन्हें बहुत ध्यान रखना है। सूर्य इनका आया है छठे भाव में। सूर्य द्वितीय होकर जब छठे भाव में आता है तो बीमार कोई हो तो उसमें रुपया जाता है, कहीं कर्ज ले लिया हो, लोन ले लिया हो तो वहाँ भी रुपया जाता है। इन चीज़ों का इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मार्च के बाद इनका चेंज होने वाला है। चेंज क्या होने वाला है कि शुभ कार्यों में, कोई मांगलिक कार्य होगा उसमें इनका धन वगैरह खर्च हो सकता है, और प्रॉपर्टी ये लें उसमें इनको बहुत फायदा है। इनको जब भी रुपया बनाना हो प्रॉपर्टी में रुपया बनाएं। स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें भी अच्छा नाम कमाने की इनके अंदर ताकत है। अगली राशि सिंह ले लेते हैं। सिंह राशि के लिए मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव है इनके ऊपर। मघा का स्वामी केतु, अच्छा वो भी गंडमूल का नक्षत्र है, तो गंडमूल में पूजा वगैरह इन्हें करानी चाहिए। पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी तो शुक्र और सूर्य। तो सिंह राशि वाले केतु, तो केतु मतलब झंडा ऊंचा रहे, ऐसे लोग बड़े नेतृत्व प्रधान होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, लगता है बॉस है, जो हमने कह दिया वो तुम मानो। लियो तो होते भी ऐसे ही। हाँ, वो शेर है ना जंगल का, उससे कोई शेक हैंड भी नहीं करता, हेलो हेलो कैसे करेगा, वो डरेगा, शेर है भैया। तो ये एकांतवादी होते हैं, पर पहाड़ों पे घूमना, पर्वतों पे घूमना, नदियों के पास रहना, ओपन प्रकृति के पास रहना, ये इन्हें पसंद होता है। तो इनके लिए मैं कहूँगा केतु का प्रभाव तो ये, और उसके बाद शुक्र स्त्रियों में सौंदर्य के उपासक होते हैं और उसके रक्षक भी करते हैं, प्रोटेक्टिंग भी हो जाती है इनकी नेचर। फिर इनके बाद सूर्य आता है, यानी केतु, शुक्र और सूर्य। अंत का सूर्य ने फिर एकांतवादी बना देता है। ये चाहते हैं लोग मुझे बनाएं, ये कहते हैं जो हमने कहा वो तुम मानो, ये इनकी। तो जितने भी IAS, IPS, प्रधानमंत्री, अब जितने भी हाई ऊंची पोस्टों पे लोग हैं वो यही सूर्य प्रधान लोग होते हैं, लियो प्रधान लोग होते हैं। आइए इनका देख लेते हैं साल कैसा जाएगा। इनके लिए हम देखते हैं लग्नेश पंचम भाव में, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष फायदे के योग, संतान के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। केतु और राहु इनके द्वितीय भाव में और अष्टम में आए हैं, अपने जन्म स्थान से दूर हो जाएंगे, जहां रहते हैं इनका स्थान परिवर्तन होने वाला है। कुटुंब से इनकी नहीं बनती, क्योंकि ये सीधी बात मुंह पे कह देते हैं, किसी को बुरा लगे तो, अच्छा लगे तो, ये इनकी एक खास नियति बनती है। अच्छा, अपने इनको गले के रोग होते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, उसका ये ध्यान रखें। अच्छा, बातचीत अच्छी करते हैं, अपने क्षेत्र में जब ये ऑफिस में जाते हैं तो क्या बात करते हैं, आदेशात्मक, वो इनकी विशेष खूबी है। इनकी एक और बात बताता हूँ कि इनका जो मरकरी है वो 4th हाउस में है। घर अच्छा हो, बड़ा हो, सुख हो, ईस्ट फेसिंग हो, ऐसी इनकी इच्छा होती है। वो घर के भी योग इनके बन रहे हैं अगले साल। बिल्कुल। इनका जो मंगल है वो राजयोग कारक है, जब मंगल सिंह राशि में आएगा तो ये योग बन जाएगा। तो मंगल इनका 1 महीने में मंगल राशि चेंज कर लेता है। मुझे लगता है 10-15 दिन के बाद मंगल जो है सिंह राशि में आएगा तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो साल की शुरुआती प्रॉपर्टी से होगी, बहुत अच्छी होने वाली है, ये एक बड़ी खास बात है। एक और चीज हमने देखी इनकी, जो मैं शेयर करूंगा, इसके अंदर शुक्र शनि इनके 7th हाउस में आए हैं। तो इस साल के लिए क्या होने वाला है, शनि 7th हाउस में अच्छा होता है।
शनि सप्तम में हो तो ससुराल में इज्जत होती है, देवता जैसे पूछता है वो आदमी, ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत रखते हैं। अच्छा, शुक्र उसका दोस्त है, तो जब शुक्र भी वहाँ है तो इनकी पत्नी भी बहुत बुद्धिमान, समझदार, गुणी होती हैं, निभाने वाली होती हैं, और विदेश यात्राओं के योग इनके खूब बनते हैं अगर ये अपने व्यापार के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में जाते हैं। ये किसी के अंडर में तो काम करते नहीं। अच्छा, सेम अप्लाई विद फीमेल ना, फिर हाँ बिल्कुल सेम, कि अगर फीमेल है तो ससुराल में इज्जत मिलेगी। बिल्कुल इज्जत मिलती है, फीमेल भी हो तो उसके साथ भी ये होता है, ये खास बात है इनकी। अच्छा, एक और बात है कि इनका जो मंगल है वो 12वें घर में है, तो अभी 15-20 दिन ये तर्क वितर्क से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, फास्ट ड्राइविंग से थोड़ा बचें, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। मार्च के बाद इनको प्रॉपर्टी में फ़ायदा होने वाला है, और जुलाई अगस्त का महीना इनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई बीमार वगैरह हो तो उसमें इनका पेट का रोग होता है, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक होता है, उसमें इनकी परेशानी आती है। स्त्रियों के मामले में ये उनका मान सम्मान करें तो अच्छा है, हालांकि ये तो कमांड करते हैं, नहीं तो वहाँ से भी परेशानी आने की स्थितियाँ बन जाती हैं। अच्छा, एक और इनकी अच्छी बात है जो इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी कि गुरु जो है इनका पंचमेश और अष्टमेश होता है, तो ऐसे लोग बड़े ईमानदार दोस्तों के दोस्त होते हैं। ये साल इनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, विवाह के दृष्टिकोण से पत्री मिला के करें, अच्छी दोस्ती हो तब करें, और पेट के रोगों से सावधान रहें, इन्हें घुटने के रोग तंग करते हैं। कन्या राशि की तरफ चलते हैं। हाँ जी, कन्या। कन्या राशि की तरफ चलें तो उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा 3 नक्षत्र होते हैं। उत्तर फाल्गुनी के सूर्य, हस्त के चंद्रमा और चित्रा के मंगल, यानी कन्या राशि को भी वही ऐश्वर्य मिला है जो वृषभ राशि को मिला था। यानी इसका अर्थ हुआ सूर्य, चंद्र, मंगल, ये लोग स्वाभिमानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। 12 राशियों में बीच की राशि है, बहुत बैलेंस राशि होती है ये। और कन्या राशि वालों को भी पेट की समस्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका थोड़ा वीक होता है। इस वर्ष क्या है, केतु और राहु का लगन में एक्सेस में पड़ा है ये, तो इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सर्वाइकल ना हो, सिर में दर्द ना हो, इसका ध्यान रखें। पति के साथ वैचारिक मतभेद, पता नहीं क्यों ये खुद तो शांत होते हैं, लेकिन जब इन्हें इनकी ईगो जागती है, क्योंकि सूर्य भी है, तो फिर इन्हें क्रोध आता है। वैसे ये बड़ी धैर्य वाली राशि है, अक्सर 5 फुट 1 इंच या 2 इंच कद होता है, या अचानक 5.5-6 इंच 6 फुट भी कद हो सकता है, पर ज़्यादातर 5 फुट 1 इंच 2 इंच कद, चेहरा गोल, सुंदर होते हैं और बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और नॉलेज वाले होते हैं। इनकी खूबी क्या है कि सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों में, ब्यूटी पार्लर के कार्यों में, कपड़े के कार्यों में, पेंटिंग में, डिज़ाइनिंग में, आपके ज्वेलरी के अंदर असाधारण इनकी चॉइस ज़बरदस्त होती है। ये गॉड गिफ्टेड इनकी प्रतिभा है, और बड़े पराक्रमी, अगर इन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे ये काम करना है तो इन्हें हटा नहीं सकते आप, और ज़रूरत पे आपका साथ भी देने वाले होते हैं। अच्छा, इनका शुक्र शनि अभी 6ठे घर में आया है, तो हेल्थ के मामले में थोड़ा ये ध्यान रखें, लेकिन इस वर्ष की अच्छी बात यह, सेहत इनकी अच्छी रहेगी। अगर इनके कुछ पुराने रोग वगैरह कष्ट देते रहें तो इस वर्ष में इनको फ़ायदा होने वाला है। असाधारण पैसा कमाने का योग आ रहा है, इनको कहीं ना कहीं लाभ होने वाला है पैसे के दृष्टिकोण से। विदेश यात्राएं इनकी बन रही हैं, मुझे ऐसा दिखता है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि थोड़ा म्यूज़िक और थोड़ा संगीत से भी इनको दिलचस्पी होती है, शौक़ होता है। इस वर्ष मार्च के बाद ये प्रॉपर्टी वगैरह अगर कुछ लेना चाहें तो सोच समझ के लें, गलत प्रॉपर्टी ना ले लें, क्योंकि फिर उसे बेचने पड़ने की नौबत आ सकती है। एक बात, पार्टनरशिप ना करें, उसमें लॉस हो सकता है, उसके साथ नहीं बनेगी। संतान के दृष्टिकोण से बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ना वीक हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मदर फादर की अगर हम बात करें, उनका कोऑपरेशन इनको मिलता रहेगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये सोचते रहते हैं ये करूं या ये करूं, मेरे लिए ये ठीक है या वो ठीक है, निर्णय लेने में देरी लगाते हैं, उसका ये ध्यान रखें। और अगर ये पन्ना रत्न पहन लें 6 सवा 6 रत्ती का, या विष्णु सहस्रनाम का प्रातःकाल उठ के पाठ कर लें या सुन लें, बढ़िया रहेगा। तो या भगवान राधा कृष्ण की पेंटिंग लगी हुई हो, या वृंदावन जाके कभी परिक्रमा कर लें, तो इनके बहुत से अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी है। बहुत अच्छी। इनका पति बहुत ज्ञानी बुद्धिमान होता है, लेकिन उसके साथ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो गुरुजी, हमने इस पॉडकास्ट में 6 राशियों को डिस्कस किया, जिसमें से मुझे वृष और कैंसर लग रहा है कि इनके लिए, इन 2 राशियों के लिए सबसे अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने इन 6 में। हाँ,
तो थोड़ा लियो भी ले सकते हैं, बिल्कुल, उसमें भी फायदा होगा उन्हें। तो अगले पॉडकास्ट में हम बाकी 6 राशियों की बात करेंगे। तो अगर आपकी राशि मेष से कन्या में आती है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, और अगर इसके बाद आती है तो अगले पॉडकास्ट में भविष्य फल आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। नमस्कार। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।